हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आरपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है हम पीएफआरडीए सेबी ग्रेड ए का कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाला पोर्शन आज कवर कर रहे हैं एंड इसकी काफी फ्री सीरीज हमारी चल रही है जिसमें मैं आपको सारी ही क्लासेस फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ हमारे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। राइट, तो आप फाइनेंस की अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो पढ़ाई शुरू कर दो और फ्री लेक्चर्स का फायदा उठाओ। अलोंग विद दैट मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, जो हमारा पेड कंटेंट है उसमें से मैंने कुछ भी कट पिट नहीं किया है। अगर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ तो इट मीन्स कि पूरा का पूरा कंटेंट फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, अगर कोई भी कुछ वीडियोस हैं फाइनेंस सेक्शन में जो कि आपको अभी पूरे पार्ट्स नहीं मिले हैं बट वो धीरे धीरे मिल जाएंगे आपको। अदरवाइज इसके अलावा सारी ही चीजें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाले चैप्टर से आपको फ्री मिल रही हैं। ठीक है, चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 किसके बारे में है? ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी खुद की सब्सिडरीज, एसोसिएट्स या फिर जॉइंट वेंचर्स होती हैं। कहाँ पर होती हैं? आपके फॉरेन कंट्रीज में होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 को कवर कर रहे हैं। अब इसके लिए आज मैं आपको इसको 3 पार्ट्स में कर कर पढ़ाऊंगी जो इसको पढ़ाने का सही तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम पढ़ने वाले हैं तो कौन से 3 पार्ट्स हमारे रहेंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा यहाँ पर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस। दूसरा रहेगा कि किस तरीके से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी फॉरेन ऑपरेशंस के लिए। और तीसरा यहाँ पर रहेगा कि अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस का हमारे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा तीसरा पार्ट रहेगा। क्या ये लेक्चर बड़ा रहेगा? लेट अस सी कितना रहेगा, बट ज्यादा बड़ा डेफिनेटली नहीं रहेगा। अब ये स्कोप क्या है इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? तो ये हमारा अप्लाई होगा इन अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन करेंसीज। जो ट्रांजेक्शंस हमारे फॉरेन करेंसीज में हो रहे हैं, जब हम ट्रांसलेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस और अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस इन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये स्टैंडर्ड आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में क्या पढ़ा था? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ये आपका एप्लीकेबल नहीं है। जो कैश फ्लो आपको कहां से होगा? फॉरेन ऑपरेशन से। क्यों? क्योंकि ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कवर्ड है, इसीलिए इस पार्ट को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में कवर नहीं करेंगे। दूसरा, जब यहाँ पर हम बोरोइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज डिफरेंस आपका आएगा बोरोइंग कॉस्ट की वजह से, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। तो एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स टू द एक्सटेंडेड दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू बोरोइंग कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट आप बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ये पार्ट जो है नहीं एप्लीकेबल रहेगा। तीसरा क्या है जब ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा? तीसरा आपका रहेगा जब यहाँ पर रीस्टेटमेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फ्रॉम होम करेंसी टू फॉरेन करेंसी। मतलब जब आपको फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट कर कर दिखाना है तो आप लगाओगे इसको, मतलब डॉलर्स को रुपीस में दिखाना है तो शो कर लोगे, लेकिन रुपीस को डॉलर्स में करना है तो आप इसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, रुपीस को डॉलर्स में हम यूज नहीं कर रहे होते हैं। समझ में आ गया? तो रीस्टेटमेंट अगर एक एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमें कैसे करनी है कि इसकी रिपोर्टिंग करेंसी को हम अनदर करेंसी में लेकर चलेंगे। ये रिपोर्टिंग करेंसी कौन सी है आपकी? होम करेंसी। होम करेंसी हमारे लिए क्या है? रुपी। ठीक है, तो हम रुपी से दूसरी करेंसी में इसको लेकर नहीं जा रहे। आगे समझ में? अब थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड आपका कब नहीं लगेगा? जब करेंसी जो है, ठीक है, वो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं?
नॉर्मली उस करेंसी को यूज करते हैं जिस करेंसी में इसकी बात हो रही है डोमिसाइल्ड है, जैसे इंडिया में रुपी है। अगर डिफरेंट करेंसी हम यूज कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट हमारे रीजंस डिस्क्लोज करने हैं कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड जो है वो ये बोलता है कि डिस्क्लोजर आपको इस रीजन का भी देना है कि भाई रिपोर्टिंग करेंसी में कोई चेंजेस तो नहीं आ गए हैं। मतलब अगर आप रुपी की जगह डॉलर में जा रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो और डॉलर में कुछ चेंजेस हैं तो वो भी आपको डिस्क्लोज करने हैं। बाकी ये जो स्टैंडर्ड है वो किस किस चीज पर एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि मैंने बताया हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जो कैश फ्लोज होते हैं जो हमें फॉरेन करेंसीज की वजह से ट्रांजेक्शन्स में दिख रहे हैं उसको हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट 3 में लेकर चलते हैं, इसलिए नहीं दिखाएंगे। कोई भी एक्सचेंज डिफरेंसेस हमारे फॉरेन करेंसी बोरोइंग से आ रहे हैं और यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल रही है इंटरेस्ट कॉस्ट में। अब ये बोरोइंग कॉस्ट वाला हम यहाँ पर क्यों नहीं लेकर चलते हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का हिस्सा है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इसे कवर कर रहा है, इसी वजह से हम इसको भी यहाँ पर लेकर नहीं चलते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर कुछ हमारे डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होगा, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि डिनोमिनेटेड है या फिर सेटलमेंट हमें करनी है फॉरेन करेंसी में, जैसे कि हमें यहाँ पर पेमेंट करनी है डॉलर्स में या फिर यूरोज में या फिर आपका येन में करनी है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 यूज करना होगा। तो यहाँ पर या तो आपने बाई करा या सेल करा गुड्स और सर्विसेज को जिसका प्राइस डोमिनेटेड है, आपका डिनोमिनेटेड किसमें है, फॉरेन करेंसी में। आपने कुछ बोरोइंग करी है या फंड्स को किसी को दिया है, लेंडिंग की है, जब यहाँ पर अमाउंट आप जो पे करोगे या जो आप रिसीव करोगे वो आपकी फॉरेन करेंसी में आती है, या फिर आप यहाँ पर पार्टी बन जाते हो टू एन अंडर अनपरफॉर्म्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैं आगे समझाऊंगी, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर कोई एसेट्स को आप खरीद रहे हो या फिर सेल कर रहे हो या इनकर या सेटल करोगे अपनी लाइबिलिटीज को जो कि डिनोमिनेटेड है आपकी फॉरेन करेंसीज में। अब यहाँ पर आप किसके बारे में पढ़ोगे, दो आइटम्स के बारे में, एक है मॉनेटरी आइटम्स और एक आपका क्या रहेगा, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉनेटरी आइटम्स की, मॉनेटरी आइटम्स कौन से हो गए, जो आप यहाँ पर मनी के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो एसेट्स या फिर वो लाइबिलिटीज जो कि आपको यहाँ फिक्स्ड या फिर डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी में मिले हैं, जैसे कैश, रिसीवेबल्स या फिर पेएबल्स। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन से हो गए, जो मॉनेटरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में वो एसेट्स या लाइबिलिटीज जो मॉनेटरी आइटम्स में नहीं आएंगे, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट आपकी इक्विटी शेयर्स में। अब ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना। अब जब हम यहाँ पर मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर हमारी नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमारे को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है अगर आप मॉनेटरी आइटम्स रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर उसका क्लोजिंग रेट क्या है, जो फाइनल रेट है, अभी जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से करते हो। कौन सा रेट लेकर चलोगे, क्लोजिंग रेट को लेकर चलोगे। अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं तो क्या करते हो, तो फिर यहाँ पर या तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट लेते हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है कि भाई जिस पर आपने इसको परचेज किया था, ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो सकती है। अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू पर जा रहे हो तो फेयर वैल्यू डेट रेट पर जाओगे आप। और अगर आपके पास कंटिजेंट लाइबिलिटीज है जैसे कि बैंक की गारंटी होती है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटीज होते हैं। इसे आप यहाँ पर क्लोजिंग रेट पर लेकर चलते हो, किसको, कंटिजेंट लाइबिलिटीज को। आगे समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या जाता है, इस तरीके से हमारे पास में जाते हैं हमारे नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है। कैसे रिकॉग्नाइज करना है समझ में आ गया। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैसे जाएंगे आपके, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर है तो ट्रांजैक्शन रेट के हिसाब से, अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू है तो फेयर वैल्यू डेट रेट के हिसाब से, और कंटिजेंट लाइबिलिटीज है तो आपके क्लोजिंग रेट के हिसाब से, ठीक है। ये हमारी किसके हिसाब से होती है, यहाँ पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट डेट के अकॉर्डिंग। अच्छा, इनिशियली आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं इनको,
जो भी आपका एक्सचेंज रेट चल रहा था ट्रांजेक्शन वाले दिन। जैसे आज जो आपका एक्सचेंज रेट है, आज ना $1 जो है वो आपको 85.39 रुपीज की मिलेगी। तो आप इस एक रेट पर यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। ओके, समझ में आ गया इतना? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, ये तो आपने बता दिया बैलेंस शीट के लिए जाएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो क्या होगा? तो मैंने भी आपको बताया ना, इनिशियल रिकॉग्निशन हम कैसे कर रहे हैं, जो एक्सचेंज रेट हमारी ट्रांजेक्शन डेट जो जा रही है ना, तो हम उसी टाइम के अकॉर्डिंग इसे कंसीडर कर कर चलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे लेकर चलते हैं, जिस दिन हमारा रिवेन्यू या एक्सपेंसेस हो रहा है, सेम डे में हम इसको लेकर जाते हैं। आगे समझ में? अब फॉरेन ऑपरेशंस की बात करते हैं। चलो, फॉरेन ऑपरेशन पढ़ने से पहले ना एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको यहाँ पर एसेट की वैल्यू जो है, ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एक्सचेंज रेट्स में जो है क्या कुछ चेंजेस आए हैं, तो आपको क्या होगा, गेन हो जाता है, राइट। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू आपकी कम हो जाती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट्स में कुछ चेंज हुआ है, तो भी आपको क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका एक्सचेंज गेन। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर उल्टा हो जाए कि एसेट की वैल्यू तो कम हो गई और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो है वो आपकी बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, आपको हो जाएगा एक्सचेंज लॉस। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब एक चीज और समझो, एक मतलब नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, उन्होंने बोला कि मान लो ऐसा होता है कि आपके पास में, ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सचेंज डिफरेंस आया, ठीक है, ये जो आपके पास एक्सचेंज डिफरेंस आया, उसको आपने यहाँ पर जो गेन होता है, ठीक है, गेन अगर है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ लेकर जाओगे, एंड प्रॉफिट को क्या करते हो आप, प्रॉफिट को आप यहाँ पर क्रेडिट करते हो, एंड लॉस होगा तो इसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। कहाँ डेबिट करोगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करोगे, ठीक है। अगर आप ये ऑप्शन नहीं यूज करना चाहते तो ऐसे में क्या करो, मान लो आपके पास में कोई ऐसा डेप्रिशिएबल एसेट है, मान लो एक मशीन है आपके पास में, ठीक है, अब उस डेप्रिशिएबल एसेट में आप इसको शो कर दोगे, ठीक है। तो डेप्रिशिएबल एसेट जो है, इसकी यहाँ पर जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है, उसमें इस गेन को या फिर लॉस को क्या करोगे, कम या ज्यादा कर दोगे, जैसा भी हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओवर द इयर्स आपका जो गेन है, ये जो आपका लॉस है, यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, कोई मशीन ही नहीं है आपके पास में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में एक डमी अकाउंट बनाते हो। अब वो डमी अकाउंट आपका कैसा होता है, उस डमी अकाउंट में यहाँ पर आप जो भी गेन है या जो लॉस है, यूजुअली हम लॉस के लिए इसको ज्यादा यूज करते हैं, तो हम इसको शो करेंगे। अब वो कैसे शो करते हैं, वो हम तब शो करेंगे कि भाई हमारे पास डेप्रिशिएबल एसेट तो है नहीं अब, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम एक अकाउंट बनाएंगे, क्या अकाउंट होगा हमारा, फॉरेन करेंसी, इसको मैं आपसे FCY लिखूंगी, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो आप FCYMITD, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको क्या करोगे, अमोर्टाइज कर कर शो कर देते हो, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको अपना शो करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अगर ये ऑप्शन हमने अवेल कर लिया तो गुड है, अगर नहीं करा तो हम फिर क्या कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को यूज कर लेंगे। अगर डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं प्रेजेंट है तो फिर एक डमी अकाउंट बनाएंगे, इस डमी अकाउंट में यहाँ पर इस हमारे एसेट को, गेन को या लॉस को शो कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या चलता है, इस तरीके से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब आ जाओ हमारे सेकंड पार्ट पर, 3 पार्ट्स बोले थे ना मैंने इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो अब आपको कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, फॉरेन ऑपरेशन, आपका सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। अब फॉरेन ऑपरेशन में क्या होगा कि आपकी खुद की जो भी बिजनेस है, उसकी कोई सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर या ब्रांच, ठीक है,
यहाँ पर एक क्या हो रही है, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज की या फिर बिजनेस की यहाँ पर आप दिखा रहे हो, जिसकी एक्टिविटीज जो है वो किसी दूसरी कंट्री में चल रही है, फॉरेन में चल रही है। ठीक है, जैसे मान लो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है इंडिया में और इस कंपनी के ऑपरेशंस चल रहे हैं जापान में, तो अब आप ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा फॉरेन ऑपरेशन। अब फॉरेन ऑपरेशंस में भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक होता है नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में क्या होगा, देखो उसको समझने के लिए ना नॉन इंटीग्रल वाला समझ लो तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अब मान लो एक ऐसी कंपनी की ब्रांच है जो कि यहाँ पर इंडिपेंडेंटली अपने ऑपरेशंस रन कर पा रही है, उसको आपके बिजनेस से कोई जरूरत नहीं पड़ रही। मतलब मान लो आप एक आपका बिजनेस है और इसकी एक ब्रांच आपने बी खोल ली जापान में। ठीक, अब जापान में जो बिजनेस रन हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पर आपसे कोई भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, अपने खुद के अकाउंट से लोग अच्छे से इंडिपेंडेंटली मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये क्या बन गया आपके लिए, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये क्या बन जाता है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब क्योंकि ये आपके पास मान लो डिपेंडेंट होते, अब एक और ब्रांच ले लो सी, सी क्या है, सी डिपेंडेंट है। ठीक है, सी को यहाँ पर हो सकता है आपसे फंडिंग चाहिए, सी को यहाँ पर टाइम टू टाइम आपके बिजनेस से कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए रहती है, या फिर यहाँ पर चीजें जो हो रही हैं वो दोनों की इंटरकनेक्टेड है, इंडिपेंडेंस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहलाता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब देखो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है, कि फॉरेन ऑपरेशन जिसकी एक्टिविटीज इंटीग्रल पार्ट है रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस की, तो फॉरेन ऑपरेशन यहाँ पर इंटीग्रल हो जाता है रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, जो कि अपने बिजनेस ऑपरेशंस कैरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ए के जो अपने बिजनेस ऑपरेशंस है वो यहाँ पर क्या है, एक एक्सटेंशन है सी के ऑपरेशन के। नॉन इंटीग्रल में क्या है, कि यहाँ पर आपके पास में कोई भी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन नहीं होगा। तो जब आपके पास में एक्सचेंज रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं रिपोर्टिंग करेंसी और लोकल करेंसी में, तो या तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा या बहुत ही कम इम्पैक्ट है आपके प्रेजेंट और फ्यूचर कैश फ्लोज में। ठीक है, मेन एंटिटी के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंटिटीज अलग अलग काम कर रही हैं, ए और बी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो अगर एक्सचेंज रेट में कोई भी चेंजेस अफेक्ट करेंगे रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस के नेट इन्वेस्टमेंट को नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस में, रेदर देन इंडिविजुअल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स हेल्ड बाय द नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो आपका ए है, ठीक है, ए ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बी में, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स में तो आपको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपके इंडिविजुअल इसके मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, इसके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं और इसके यहाँ पर जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, उनमें यहाँ पर कोई खास इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो क्या बन जाता है आपका, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में, रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस का शेयर इन द नेट एसेट्स ऑफ दैट ऑपरेशन। इसके जो ऑपरेशंस हैं उनमें जो नेट एसेट्स है इसके, वो यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब एक पार्ट और समझना, उसके बाद में हम फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा थर्ड पार्ट है उस पर आएंगे। अब आपको ये पता करना है कि भाई मेरा जो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन में आएगा या नॉन इंटीग्रल में, तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल से समझाया। अब देखो इंडिकेटर्स वैसे एग्जैक्टली क्या रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है कि जो सेल्स हो रही हैं, ठीक है, सेल्स आपकी किस में है, फॉरेन करेंसी में है। दूसरा जो पेमेंट्स आप कर रहे हो, ठीक है, बी यहाँ पर जो पेमेंट्स कर रहा है वो कैसी हैं, बी की यहाँ पर पेमेंट्स कैसे डिफाइंड हो रही हैं, कि भाई लोकल कंपटीशन आपका कैसा है और फॉरेन करेंसी में होंगी। ठीक है, तो सेल प्राइस आपका लोकल करेंसी पर डिपेंडेंट रहेगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स आपको ए के साथ में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो not many transactions can be seen with the reporting entity। ठीक है, इसके अलावा ये काफी हद तक आपको इंडिपेंडेंट मिलेगी, तो सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंस देखने के लिए मिलेगी इसके ऑपरेशंस में।
और यहाँ पर इसकी जो फंडिंग हो रही है वो फॉरेन ऑपरेशन प्रॉफिट्स जो हैं, ठीक है ना, फॉरेन ऑपरेशन प्रॉफिट्स के थ्रू ही यहाँ पर या फिर फॉरेन करेंसी बोरोइंग से कर रही है और अपने ऑपरेशंस को रन कर रही है। कैसे? यहाँ पर फंड यहाँ से उठाकर, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए? ये सारे आपके आ जाते हैं जब आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। अदरवाइज क्या होगा? फॉरेन ऑपरेशन आपका इंटीग्रल बन जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब आगे देखो, अब जब हमारे पास इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं तो हम किस तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन जो हैं उन्हें शो करते हैं, ठीक है। तो आइटम्स जो हमारे इंटीग्रल वाले में जाएंगे, इंटीग्रल फाइनेंशियल ऑपरेशंस फॉरेन ऑपरेशंस में, अगर हमारे आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है तो यहाँ पर कैसे दिखाई देंगे? वो जहां जो हमारी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस के लिए हमारा सी था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन आपके किसके हिसाब से जाएंगे? परचेज डेट रेट के हिसाब से जाएंगे कि भाई आपने इसको किस दिन परचेज किया था। और इन्वेंट्रीज आप पर की किस रेट पर है? एक्चुअल रेट के अकॉर्डिंग जाएंगी। और एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक्सचेंज गेन है या फिर लॉस है, वो हम देख लेंगे। फिर यहाँ पर अगर नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं आपके, तो क्या करते हैं आप? ऐसी सिचुएशन में मॉनिटरी आइटम्स नॉन मॉनिटरी आइटम्स दोनों जाते हैं आपके क्लोजिंग रेट पर, ठीक है। इनकम और एक्सपेंसेस तो आपको पता है जिस दिन भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं अकॉर्डिंगली हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। गुडविल कंटिजेंट लाइबिलिटीज अगेन ये आपकी किस पर जाती हैं? ये भी आपकी जाती हैं यहाँ पर क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक्सचेंज डिफरेंस आप जो है वो अपना ट्रांसफर कर देते हो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में होते हैं नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस और इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट आ जाओ, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या होता है? अब यहाँ पर ए और बी, ए क्या है? एक एक्सपोर्टर है और बी एक इंपोर्टर है। अब दोनों को नहीं पता आगे जाकर फॉरेन करेंसीज जो है इनके रेट्स क्या रहेंगे, काफी इनस्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने एक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। यहाँ पर क्या करा इन्होंने? एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन कर ली कि भाई हम इतने रेट के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, एक फिक्स्ड रेट हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आज क्या रेट चल रहा है एक डॉलर का? 85.39, ठीक है। अब फ्यूचर में 87 भी हो सकता है और फ्यूचर में 82 भी हो सकता है। तो अब हमें इस क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी है, हम क्या डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है हम इस रेट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो एक स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट है हमारे दो करेंसीज के ऊपर जो कि हम एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट के लिए यूज करेंगे। तो ये जब बिजनेस करेंगे तो फिर मान लो यहाँ पर बी को पेमेंट करनी है 3 महीने के बाद, तो 3 महीने की डेट इन्होंने यहाँ पर मान लो कि ले ली आपकी अक्टूबर की ले ली, ठीक है, या फिर सितंबर की ले ली। तो 3 सितंबर को यहाँ पर उन्होंने बोला 5 सितंबर को कि हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो 5 सितंबर को जो रेट यूज कर रहे हैं वो 85.39 कर रहे हैं। मान लो रेट 82 है या फिर रेट 87 है, तो भी ये किसके हिसाब से जाएंगे? ये यहाँ पर जाएंगे 85.39 के अकॉर्डिंग। ओके, चलो अब इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जो है वो आपका रिकॉर्ड कैसा हो रहा है? वो यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंसी में आप रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ पर फॉरेन करेंसी अमाउंट जो है आपका जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करोगे एट द डे ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ये जो रेट है ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कर लेते हो आप कि एक्चुअल रेट क्या होना चाहिए जो हम ट्रांजेक्शन के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एवरेज रेट यहाँ पर देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि आज जो रेट चल रहा था हमारा इन्वेंट्री का, अब आपने अपनी इन्वेंट्री का कुछ सामान जो है वो बेचना था और यहाँ पर आपने देखा कि एक हफ्ते में यहाँ पर एक दिन 85.39 था, एक दिन 85.30 था, ऐसे कर 5 अलग अलग तरह के रेट्स थे।
आपने इनका एवरेज निकाला और फिर यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लिया। वो कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर दोनों पार्टीज के ऊपर, ठीक है। अब रिपोर्टिंग हम यहाँ पर कैसे करते हैं हर एक बैलेंस शीट डेट में, तो जो ट्रीटमेंट है फॉरेन करेंसी आइटम्स का बैलेंस शीट डेट पर, वो डिपेंड करेगा कि मॉनेटरी आइटम्स हैं या नॉन मॉनेटरी हैं, और हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर जा रहे हैं या फेयर वैल्यू पर जा रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स जो होते हैं वो हम यहाँ पर क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंग जाएंगे, जो भी हमारा यहाँ पर स्पॉट रेट था लास्ट डे ऑफ हमारा ट्रांजेक्शन था। तो रीजनेबल एक्यूरेसी हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। चलो, इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि मान लो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे रेमिटेंसेस पर लग रहे थे, या फिर जो क्लोजिंग रेट था वो अनरियलिस्टिक था, तो हमारा हो सकता है कि यहाँ पर ये पॉसिबल ना हो कि एक एक्सचेंज हो पाए करेंसीज का उस रेट पर जो बैलेंस शीट डेट में हमने दे रखा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्लोजिंग रेट यूज कर रहे हैं वो ये भी हो सकता है कि रीजनेबल एक्यूरेसी हमारी रिपोर्टिंग करेंसी की ना दिखाएं रियलाइज्ड फॉर्म में। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारी जो रेलेवेंट मॉनेटरी आइटम्स हैं वो रिपोर्टिंग करेंसी में हम उस अमाउंट पर दिखाएंगे जितने में हम इसको रियलाइज कर रहे हैं या फिर डिसबर्स करेंगे, ठीक है। तो जितना हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंसी के लिए फॉरेन करेंसी से जब हमने एक्सचेंज किया तो जो अमाउंट हमें मिल रहा है अकॉर्डिंगली हम मेंशन कर देते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो होते हैं ये यहाँ पर कैसे होते हैं, ये हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं जिसको हम फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट जो हमारा चल रहा था डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पर उस पर जाएंगे, तो मतलब ट्रांजेक्शन डेट पर जो हमारा रेट था, ठीक है। अब जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, फेयर वैल्यू पर कैरी कर कर चलते हैं, या फिर सिमिलर वैल्यूएशन जो डिनोमिनेट हो रही है फॉरेन करेंसी में। तो फेयर वैल्यू हमारी क्या है कि भाई नॉट नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसको दिखाते हैं। और ये भी हमारी वैल्यूएशन किस में होगी, फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए, और एक्सचेंज रेट जो है वो हमारे हमें देखने हैं कि क्या एक्सचेंज रेट्स हमारे चल रहे थे। कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो है वो हमारी कैसे जाएंगी, यहाँ पर जो भी बैलेंस शीट डेट के टाइम पर हमने क्लोजिंग रेट दिखाया था, ये सिमिलर है जैसा मैंने आपको यहाँ पर पूरी चीजें बताई थी हमारी। एक सेकेंड, कहाँ पर लिखा हुआ था ये सारा, ये रहा ना, ओके बैक में था, अभी कुछ इशू आ रहा है इसमें, ये रहा। ये वाला नहीं है, एक सेकेंड, ये रहा। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पर जाते हैं, या फिर हमारा क्या करते हैं फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग, और कंटिजेंट लायबिलिटीज हमारी किस पर जा रही थी, क्लोजिंग रेट पर। एंड यहाँ पर जो हमारे मॉनेटरी आइटम्स है वो कैसे जा रहे थे, क्लोजिंग रेट के अकॉर्डिंग जा रहे थे। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रिकॉग्निशन अगर हमें करना है एक्सचेंज डिफरेंसेस का, तो मैंने वो भी आपको बताया था कि ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंस या रिवेन्यूज जो भी हमारे हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट या लॉस की तरह इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो इनकम या फिर लॉस हमारा इसको दिखा देते हैं, एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब एक यहाँ पर केस स्टडी है कि एक पर्सन है जिन्होंने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं 3 लाख रुपए के, ठीक है। कब खरीदे इन्होंने, 1 जनवरी 2006 में, और यहाँ पर इनको फॉरेन करेंसी के थ्रू एक लोन मिला था, जिसको फॉरेन करेंसी लोन, जिसको यहाँ पर इनको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था। अब एक्सचेंज रेट्स उस टाइम पर 40 रुपीस की $1 मिल रही थी, और यहाँ पर रुपीस क्या थे 42.50, ठीक है। तो अलग अलग डेट्स का आपको दे रखा है कि भाई 31 दिसंबर में ये रेट था और 1 जनवरी को ये रेट था। इनिशियल इंस्टॉलमेंट जो थी वो आपकी यहाँ पर हमने दे दी है 31 दिसंबर को। तो जो टोटल डिफरेंस है फॉरेन एक्सचेंज रेट में उसको हमने कैपिटलाइज कर लिया। तो ये ट्रांजेक्शन हम कैसे अकाउंट करेंगे, तो पैरा 13 जो है वो क्या बोल रहा है कि कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस अगर यहाँ पर आ रहा है तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करते हैं इनिशियली ड्यूरिंग द पीरियड, या फिर रिपोर्ट करेंगे प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो क्या करोगे आप, 3 लाख का लोन था आपका, 40 रुपए आपका एक्सचेंज रेट था, जिसके हिसाब से ये आपके लिए 75 लाख डॉलर्स का पड़ा। एक्सचेंज डिफरेंस यहाँ पर कितना आया था, 2.50 रुपीस का आ रहा है, तो इसको आपने इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको यहाँ पर कितने लाख का लॉस हो रहा है, 187.50 रुपीस का आपको लॉस हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे,
ये जो लॉस है आपका, इसको डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंसेस जो होते हैं वो हमें क्या करने हैं, अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स हैं तो यहाँ पर कौन से रेट पर लेने हैं, जिस पर इनिशियली हमने इसको रिकॉर्ड किया था। और जो भी यहाँ पर आपके बाद में गेन्स या फिर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रही है, उनको हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस या फिर इनकम की तरह दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको एक्विजिशन करना है डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट का, ये वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी। तो हम या तो यहाँ पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, ठीक है, उसमें इस वैल्यू को ऐड या डिडक्ट कर देंगे, या फिर इसको डेप्रिशिएट कर देंगे ओवर द बैलेंस लाइफ ऑफ द एसेट, या फिर हम इसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको भी समझा दिया था कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि पैरा 46 या 46A था आपका, जिसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा चीजें आई हुई थी, ठीक है। तो ये वाली बातें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वही आपको थ्योरी फॉर्म में दे रखी है, इसको एक बार रीड कर लोगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम इनको यहाँ पर दिखाएंगे। तो कोई ऑपरेशन है जिसमें कि हम केवल गुड्स जो है इम्पोर्ट कर हमारी रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस से बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब सी ने केवल वही गुड्स बेचनी है जो ए इसको यहाँ पर दे देगा, तो ऐसे में जो प्रोसीड्स हैं वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग जाएंगी, राइट। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो एक बार थियरी क्या करोगे, एक बार नोट्स यहाँ से ना हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना या फिर आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन से, और फिर उसको रीड कर लेना तो आपको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि वाला पार्ट मैंने आपको वैसे ही समझा दिया है, ओके। तो ये यहाँ पर वही सारी बातें हो रही हैं आपकी कि किस तरीके से आप इनको लेकर जाओगे और किस तरह से आप इसे शो करोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर कि अगर राइट डाउन करना है कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पार्शियल डिस्पोजल नहीं शो करना होता है। तो अकॉर्डिंगली कोई भी डेफर्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस जो है वो आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो एट द टाइम ऑफ राइट डाउन। राइट डाउन क्या है कि यहाँ पर कोई लॉस हो गया और हमने अलग से प्रोविजन बना रखा है, तो उस प्रोविजन में से इस अमाउंट को हम माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर वही सारी बातें बता रखी हैं कि आप कैसे पता करोगे कि आपका ये फॉरेन ऑपरेशन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स हम लोग डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये बोल रहे हैं कि चेंज अगर यहाँ पर फॉरेन ऑपरेशन के क्लासिफिकेशन में हो रहा है, तो अगर मान लो कोई आपके पास ऑपरेशन थे रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस के जिसको अब आपने नॉन इंटीग्रल बन गया वो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं जब आप ट्रांसलेशन हो रहा है मॉनिटरी एसेट्स का एट द टाइम ऑफ रिक्लासिफिकेशन, उनको आप फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व की तरफ लेकर जाते हो। और अगर नॉन इंटीग्रल वाला आपका इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है तो ट्रांसलेटेड अमाउंट जो है वो आप यहाँ पर एट द डेट ऑफ चेंज उसको ट्रीट करोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप इसको दिखाओगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, यहाँ पर आप इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंस दिखाते हुए लेकर जाओगे, ठीक है। और इनको आप यहाँ पर इनकम या एक्सपेंसेस नहीं दिखाते हो जब तक कि ऑपरेशंस का डिस्पोजल नहीं हो जाता। अब टैक्स इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कोई भी गेन्स या लॉसेस आपको अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे हैं, तो आपका ऑफ कोर्स टैक्स इफेक्ट यहाँ पर लगेगा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के अकॉर्डिंग आपका लगेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये हम देख ही चुके हैं, है ना। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब डिस्क्लोजर्स क्या क्या करने हैं, एक एंटरप्राइज को यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंसेस जो है उसका अमाउंट बताना पड़ेगा कि भाई कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, और जो नेट एक्सचेंज डिफरेंस है वो अक्यूमुलेट होगा आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, जिसको आप एक अलग से कंपोनेंट बनाते हो शेयर होल्डर्स के फंड्स से, या फिर रिकंसिलिएशन करोगे अमाउंट ऑफ सच एक्सचेंज डिफरेंसेस, ठीक है। अब जो रिपोर्टिंग करेंसी है अगर वो डिफरेंट है यहाँ पर करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच एंटरप्राइज इज डोमिसाइल्ड, मतलब रुपी की जगह यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंसी आपकी कोई और है और करेंसी जो वो है एंटरप्राइज वो कहीं और है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बताना होगा कि आप एक डिफरेंट करेंसी क्यों यूज कर रहे हो,
ठीक है, और वो जो आपका रीजन होगा और कोई भी चेंजेस हैं तो वो भी आपको डिस्क्लोज करने रहते हैं। बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देखो अब आपको लग रहा होगा इतना सारा थियरी मैंने स्किप किया, मैंने स्किप नहीं किया, मैंने आपको पॉइंट्स में समझा दिया, वही चीज थियरी में लिखी है। एक बार रीड करना अब आपका काम है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और टर्म्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के ऊपर ही काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व या अनसॉल्व रह जाते हैं। ओके, आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है इस लेक्चर में ना, तो आप कुछ नहीं करना, टाइम स्टैम्प डाल देना और क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।